बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 को कंप्लीट किए बिना आप एग्जाम में बैठने जा रहे थे तो भाई साहब मुझे लगता है कि आप अपने बहुत सारे मार्क्स पर ग्रहण लगा लेते। आपको बताना चाहेंगे इस क्लास में यूनिट 2 को संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होगा। विश्वास रखना अपने भाई पर। क्यों? क्योंकि भाई यूनिट 2 में मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और चीज़ों को कैसे करना है आज की इस क्लास में हम संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। भाई साहब रामबाण वीडियो का काम करेगी उनके लिए जिनको न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता था, है ना। आपका डर बिल्कुल भैया खत्म ना कर दें तो आप कहना। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। एक क्लास में भैया एक यूनिट हम कंप्लीट कराते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, 25 से 30 मिनट में एक यूनिट को पूरा कंप्लीट यहाँ पे किया जाता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। भाई साहब बेहतरीन क्वालिटी एक्सप्लेनेशन विथ क्वालिटी तगड़े वाले एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस वीडियो को फोकस के साथ देखना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को ध्यान में रखकर इस वीडियो को हमने डिजाइन किया है। चलिएगा क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं। भाई बताना बाद में कि क्लास आपको लगी कैसी है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई जिस विश्वास के साथ आप ये क्लास देखेंगे हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे भैया, है ना, खरे उतरेंगे आपके विश्वास पर। चलेंगे आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको शॉर्ट में लिखा है टीसी और वो दी गई है 8000। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें इसको शॉर्ट में कहेंगे एफसी और वो दी गई है आपको 3000। और आपसे पूछा गया है कि वेरिएबल कॉस्ट यानी कि वीसी क्या होगी। समझिएगा, देखिए टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, पहले हम इनको समझते हैं, इसके बाद हम आपको ये न्यूमेरिकल समझाएंगे। सुनिएगा, देखिए जो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है, मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, यह वह व्यवसायिक खर्चे होते हैं जो उत्पादन या बिक्री की मात्रा से जो है वो प्रभावित वो नहीं होंगे, है ना, यानी कि फिक्स्ड रहेंगी चीज़ें। मतलब उत्पादन कम हो जाए, है ना, उत्पादन जो है वो कम हो जाए या फिर उत्पादन ज़्यादा हो जाए या फिर उत्पादन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो खर्चे हैं वो स्थिर रहेंगे। कौन कौन से खर्चे होते हैं? जैसे भैया किराया हुआ, है ना, किराया हुआ, रेंट मतलब जो बीमा शुल्क है, वेतन वगैरह है, ये समय आधारित जैसे मतलब मासिक वगैरह होते हैं, है ना, हर महीने वाली बात यहाँ पे होती है। और व्यवसाय के संचालन के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, यानी कि जो किराया है, अब जहाँ पे आपका व्यवसाय स्थापित होगा या जहाँ आपकी कंपनी या मशीनरी लगी होगी तो वहाँ का जो रेंट होगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। बताओ मेरे भाई, नहीं देना पड़ेगा? तो वो चीज़ें हैं। जो बीमा शुल्क है उसका जो बीमा शुल्क होगा वो आपको देना पड़ेगा। जो वेतनमान है, जो आपने कर्मचारी रखे हैं, ठीक है, जो उसमें एम्प्लॉय रखे हैं उनको प्रॉपर सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो ये जो लागत आपकी है वो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट में रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे रहेगी टोटल कॉस्ट, माफ करना, वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पे समझते हैं। और उसके बाद टोटल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से क्या रिलेशन होता है। भाई परेशान मत होना, एकदम भड़बड़ा मत जाना, है ना, आराम से बारीकी के साथ हम आपको समझा रहे हैं तो सुनते चलो, चाहे टाइम भले ही लग जाए। ठीक है, सुन लो अच्छे से क्योंकि एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। सुन लो, देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझ रहे हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट वह व्यावसायिक खर्चे होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के जो परिवर्तनीय लागत है उनके सीधे अनुपात में इनको बदला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर सीधे अनुपात वाली आपने क्या बात कर दी, है ना, सीधे अनुपात वाली आपने क्या बात कर दी। सुन लो, देखो भाई उत्पादन बढ़ने पर ये बढ़ते हैं, है ना, उत्पादन घटने पर ये घटते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए आप यदि प्रति पेन, ठीक है, 10 रुपए की सामग्री का उपयोग करते हैं, सुन रहे हैं ना बात, आप यदि प्रति पेन, है ना, आप पेन बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, 10 रुपए की सामग्री का उपयोग आप कर रहे हैं। ठीक, तो 100 अगर पेन आप बनाएंगे, सुनना, 100 पेन अगर आपने बनाए तो 100 पेन बनाने की जो कीमत है वो कितनी होगी? तो आपने कहा सर 1000 रुपये होगी, है ना। क्यों होगी? क्योंकि एक पेन की कीमत 10 रुपये प्रति पेन है, तो 100 पेनों की कीमत बनाने के लिए तो हमें 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, सेम चीज़ अगर हम करें, सेम चीज़ करें कि हमें 1000 पेन अब चाहिए, है ना, तो 1000 के लिए कितने? तो आपने कहा भैया 1000 के लिए यहाँ पे 10,000 की जरूरत पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 10,000 की। इसका मतलब हमने पता क्या समझ में आया हमें, एक के लिए 10 की, है ना, 100 के लिए 1000 की, कितने की? 1000 की। और 1000 के लिए कितने की? तो आपने कहा सर 10,000 की। कितने की? 10,000 की। तो इस तरह से हमने एक चीज़ समझी यहाँ पे कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें हो रही हैं, 10, है ना, रेशियो में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से हम चीज़ें करेंगे। तो जो टोटल कॉस्ट हमारी जो होती है, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों को कॉस्ट को जोड़ देना। कौन कौन? जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी,
है ना, और प्लस जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वीसी, इन सब को जोड़ दो तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को जोड़ने से आपकी निकलती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टीसी बराबर तो आपकी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, इस एफसी को उस साइड लेकर के जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टीसी माइनस एफसी। क्या बनेगा, टीसी माइनस एफसी। अब यहां हम अच्छे से नीचे समझ लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टीसी और एफसी जो है क्वेश्चन में आपको दिया है, तो फॉर्मूला जो हमने लगाया, टीसी बराबर क्या होगा आपका भाई, टोटल कॉस्ट बराबर होगा आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन हमें वीसी चाहिए था, तो वीसी बराबर होगा आपका टीसी माइनस एफसी। होगा कि नहीं होगा, टीसी माइनस एफसी। इस तरह से जो आपका है वो फॉर्मूला आपका आ गया। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिट कर देंगे। अब वैल्यू क्या है, देखिए टीसी की जो वैल्यू थी हमारी टोटल कॉस्ट 8000 है ना, एफसी की जो वैल्यू थी फिक्स कॉस्ट की वो थी 3000। तो इस तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो दोनों को माइनस करने पर आ जाएगी। कितनी आई, आपने कहा सर 5000 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा, है ना। इस हिसाब से जो आपका एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम समझे कि कुल खर्च आपका 8000 है, जिसमें रेंट वगैरह जो फिक्स्ड कॉस्ट में है 3000 रुपए जो फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने आपको बताया था ना, कौन कौन बताए थे बताओ, बीमा शुल्क, वेतन, मशीनरी जो आपने वहाँ पे लगाई है, ठीक है, जो किराया वगैरह है वो सब चीज़ें। तो बाकी जो है वो 5000 रुपये मटेरियल पर लगा हुआ वेरिएबल कॉस्ट आपका रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पहले क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। प्लस में हमने फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इस चीज़ को हमने अच्छे से समझ लिया है। बात कर रहे हैं दूसरे एमसीक्यू की, इसको समझ लो। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अब भाई समझो, देखो अब आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है। अब बहुत सारे लोग हमसे ये कहेंगे सर सीधा सीधा क्वेश्चन कराते जाओ, भैया सीधा सीधा नहीं होता है कुछ, है ना, एक एक बात आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को तोड़ पाएंगे, ये तो रट जाएंगे फिर चीज़ें, है ना। अब सुन लो पहले एक बार कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट मतलब कोई एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है, अतिरिक्त इकाई यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा जो यूनिट है ना, क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट या फिर अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो भैया हमें लागत में जो मतलब जो लागत है उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसको कहेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बात ही समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। देखिए जैसे 100 उत्पादन बनाने के लिए कुल लागत, मतलब 100 प्रोडक्शन कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, तो उसकी लागत हमें लग रही 10,000 रुपये। कितनी लग रही, 10,000 रुपये 10 के हमें इसकी लागत लग रही, समझ गए। अच्छा अब 101 अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, सुनना बात, 101 उत्पादन कर रहे हैं तब फिर हमें लागत कितनी लग रही, तब लागत लग रही हमें 10,050। कितनी लग रही, 10,050 हमें लागत लग रही। अब आप देखो 100 के लिए तो 10,000 लगी थी, है ना, 100 के लिए हमें कितनी लगी थी, आपने कहा 10,000, 101 के लिए 10,050, तो एक के लिए जो लागत लगी है वो लगी है 50 रुपये, है ना। तो एक के लिए जो भैया लागत लगी 50 रुपये, तो वही क्या है आपकी, तो उसे एक अतिरिक्त उत्पादन कहेंगे। जो 101 बार उत्पादन हुआ है ना, उसकी जो सीमांत लागत है वो आपकी कितनी होगी, आपने कहा भैया 50 रुपये होगी। अब उम्मीद करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट को अब आपके माइंड में ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट का क्या होता है बताओ। देखिए जो टोटल कॉस्ट आपकी है, क्या है, टोटल कॉस्ट मतलब जो आपकी कुल लागत है, जो आपकी कुल लागत है और फिर जो आपकी कुल मात्रा है, उनमें अब इनमें भी बदलाव देखा जाता है। जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस हुआ और जो आपकी टोटल मात्रा है ना, उसमें जो चेंजेस हुआ उसका डिवाइड अगर हम लगा दें तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसको कहते हैं कुल लागत में बदलाव और बटे में होता है उत्पादन की मात्रा में बदलाव। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने समझी होगी। अब एवरेज कॉस्ट को समझ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम तोड़ के रख देंगे। परेशान मत हो ना, यूनिट 2 पूरी कवर होगी आज। टाइम थोड़ा सा लग जाए, भले ही लग जाए, लेकिन चीज़ें हम भैया सॉलिड कंप्लीट करेंगे। और जिनको ऊपर वाली चीज़ें चाहिए, जो बस केवल ये सोच के आते हैं कि नहीं हमें 500 MCQ करा दो, 1000 MCQ करा दो, भैया आपसे निवेदन है आप वीडियो को छोड़कर चले जाएं, ठीक है। लेकिन हम अगर पढ़ाएंगे तो हम तो पूरी जड़ तक जाएंगे, एक एक चीज़ आपके माइंड में फिट कर देंगे। और इतना भी हम आपका टाइम नहीं लेंगे, परेशान मत होना। हमें ध्यान रहता है कि आपके पास टाइम कम है मेरे भाई, है ना, बहुत कम टाइम लेंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ें एक एक बात आपके माइंड में फिट करेंगे। अब सुन लो एवरेज कॉस्ट क्या होती है। देखिए औसत लागत होती है कि जो कुल उत्पादन का प्रति इकाई खर्च है। सुन रहे बात, औसत लागत क्या होती है, कुल उत्पादन का जो टोटल आपने प्रोडक्शन किया है उसका प्रति इकाई कितना खर्च है। जैसे 100 चूड़ियाँ बनाई, सुनना बात, 100 चूड़ियाँ बनाई। अब 100 चूड़ी में एक चूड़ी का मतलब प्रति चूड़ी का जो खर्च है वो कितना है, मतलब 100 चूड़ियों का कितना खर्च होगा, तो उसको हम कहते हैं टोटल, मतलब औसत लागत उसको हम निकालते हैं कि एवरेज इतना खर्च हुआ है। समझ गए बात। अब सीमांत लागत की हम बात कर रहे हैं। सीमांत लागत एक लाइन में सुन लो, सिर्फ अगली इकाई पर, मतलब जो नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट होती है उस पर आने वाला एक्स्ट्रा जो खर्च है, सिर्फ एक यूनिट की यहाँ पे बात होती है।
समझ गए कि नहीं समझे? आप डिफरेंस भी समझ गए होंगे, उम्मीद करेंगे। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो एमसी है, एवरेज कॉस्ट यानी कि जो एसी है, उसको कहाँ काटता है? तो आपने कहा भैया मिनिमम पॉइंट पर काटता है। क्यों काटता है इसको हम नीचे स्पष्टीकरण के साथ समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमसी और एसी का जो रिलेशन है वो क्या है। तो रूल जो है भैया कि एमसी कट करेगा एसी को एट इट्स मिनिमम पॉइंट पे करेगा। कैसे करेगा? एग्जांपल के साथ समझ लो। देखिए एवरेज है 50, कितना है एवरेज? 50, और नई वैल्यू है 40। कितनी है? नई वैल्यू है 40। तो फिर नई वैल्यू अगर 40 है भैया, तो एवरेज क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि नई वैल्यू 50 से कम है ना। अगर 50 से ज्यादा होती तब फिर बढ़ जाता, 50 से ज्यादा होती तब फिर बढ़ जाता है एवरेज। देखिए नई वैल्यू 40 है तो घटेगा। अगर नई वैल्यू 50 से ज्यादा कितनी है? 60। 50 से ज्यादा अगर 60 है तो भाई बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जहां दोनों बराबर होंगे, लेकिन ध्यान रखना जहां ये दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट को कहेंगे भैया मिनिमम पॉइंट। क्या कहेंगे? उस पॉइंट को मिनिमम पॉइंट कहेंगे। अब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी। बात करेंगे अब एमसीक्यू 3 की। आउटपुट 20 से 21 होने पर टोटल कॉस्ट अगर 150 बढ़ती है तब एमसी क्या होगी? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई आउटपुट है 20 से 21 हो गई यानी कि 1 बढ़ी है ना, और टोटल जो कॉस्ट है वो 150 बढ़ गई, तो आपसे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितनी होगी। चलो हम निकालते हैं। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, देखिए जो क्वांटिटी आपकी 20 से 21 हुई तो कितनी बढ़ी? तो आपने कहा भैया केवल हमें यहाँ पे 1 बढ़ी समझ में आई, तो इसको हमने टोटल क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ टोटल कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, टोटल कॉस्ट कितनी है? तो आपने कहा भैया 150 बढ़ी थी, है ना। फॉर्मूला जो मार्जिनल कॉस्ट का हमने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है और बटे में क्या होता है? आपकी जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है वो। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन था? 150, है ना। और जो मतलब जो क्वांटिटी है उसमें कितना परिवर्तन हुआ? तो आपने कहा 1। तो 150 में जब हम 1 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 150। कितना आएगा? आंसर 150। समझ गए? बताओ। एग्जाम्पल के साथ देख लो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में 150 रुपए जो है एक्स्ट्रा खर्च होंगे, और यही जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से आप देख लें तो आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी। 4 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट जो है वो स्थिर रहती है? शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट स्थिर रहती है आपसे पूछा गया है। तो भैया शॉर्ट रन की हम बात करें तो रेंट जो है वो स्थिर रहेगा, है ना। स्थिर यानी कि फिक्स्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रेंट फिक्स रहेगा, है ना। बीमा शुल्क वगैरह जो वेतन है ये सब चीज़ें जो हैं वो फिक्स रहेंगी। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो रेंट होती है। रेंट आउटपुट पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो रेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट में मानी जाती है। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो दुकान में ग्राहक आएगा या नहीं आएगा ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो दुकान आपने किराए से ली है उसका रेंट तो आपको देना पड़ेगा। रेंट मतलब किराया आपको उसका देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, है ना। आपने जो वहां पे एम्प्लॉयज रखे होंगे उन एम्प्लॉय का आपको क्या देना पड़ेगा? उन एम्प्लॉय की आपको वेतन आपको देने पड़ेगी, ठीक है। जो आपने मशीनरी सिस्टम वहां पे लगा रखा होगा उनका जो बीमा होगा मेरे भाई, तो आपको वो बीमा भी मेरे भाई देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करेंगे कि चौथे प्रश्न को भी आपने तोड़ के रखा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, भाई साहब लाइक जरूर कर देना। जान डाल देते हैं पूरी वीडियो में। क्यों डालते हैं जान? इसलिए डालते हैं कि एक एक बात आपके माइंड में फिट हो जाए। देसी अंदाज में भैया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई फाई टीचर हैं या फिर हम हाई फाई तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अरे भैया नहीं, है ना। हम आप सबके बीच वाले हैं और आपको हम अपने इस तरह से पढ़ाएंगे कि जिस तरह से हमें खुद समझ में आती है चीज़ें। बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताना जरूर एक बार कमेंट में, और ईमानदारी के साथ भैया लाइक कर दो यार, है ना। फिर बेईमानी है अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर ये बात भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे आपको। जब कोई बंदा जान लगा रहा है आपके लिए तो इतना एक लाइक तो आपका बनता है, ठीक है। 5 नंबर का एमसीक्यू है, लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो किस पर लागू होता है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल वेरिएबल की हम बात करें, अभी हमने समझा शॉर्ट रन यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह हैं चीजें उन पर लागू होती हैं। कैसी होती हैं? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लॉ जो है वो कहाँ अप्लाई होता है। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, जो फैक्टर फिक्स्ड होते हैं केवल उन्हीं पर लागू होता है। अभी जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था 4 नंबर का, उसमें शॉर्ट रन आपको दिया गया था और जो फैक्टर फिक्स्ड थे उनकी हमने बात की थी। और जो फैक्टर फिक्स्ड थे, फिक्स्ड फैक्टर में रेंट जो है पहले नंबर पर था, मैंने बताया था, साथ में बीमा शुल्क, वेतन वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं एम्प्लॉय की वेतन वगैरह ये सब चीज़ें थी। जैसे भैया मशीन जो है वो फिक्स है, मजदूर जो है वो बढ़ाते हो तो फिर आउटपुट बदलता है, ध्यान रखना ये बात,
है ना। मशीन तो भैया फिक्स है, लेकिन मजदूर अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर आउटपुट बदलेगा। अब जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में इसको समझेंगे, एग्जांपल के साथ भी समझ लेंगे कि कैसे बदलेगा, क्या होगा। 6 नंबर का एमसीक्यू है आपके डिस्प्ले पे। भाई साहब, इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1 हम आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की कंप्लीट करा चुके हैं, बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, बिजनेस मैनेजमेंट को भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट विजिट कर लें, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, है ना। तो सब कुछ कंप्लीट करा दिया, बाकी एक एक मैराथन जरूर रह गई सबकी। तो जब आपका एग्जाम होगा उससे 4-5 दिन 7 दिन पहले हम आपको एक मैराथन जरूर देंगे। परेशान होने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, और वो मैराथन रामबाण का काम करेगी, है ना। 6 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। भाई साहब, जिनने हमसे पहले पढ़ा होगा उनको इस बात का अंदाजा होगा कि चीजें सीधे सीधे फंसा के दिखा देते हैं एग्जाम में, है ना। कमेंट पढ़ लेना आप, फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो के नीचे आकर के कमेंट पढ़ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा लोगों ने एग्जाम दे करके जब वो आए तब फिर अपना फीडबैक दिया है। 6 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, स्टेज 2 को रेशनल स्टेज क्यों कहा जाता है, बताओ। अब स्टेज 2 को रेशनल स्टेज क्यों कहा जाता है? अब देखो, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं भैया हमें तो सीधा बता दो, मतलब स्टेज 2 को रेशनल स्टेज क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन का हमें सीधा आंसर आप कर दो। तो भैया आंसर सुन लो, बेस्ट यूटिलाइजेशन वहां पे होता है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहां बात नहीं बनी, है ना। जब हम बात करते हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने की, तो भैया तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुन लो, देखिए पहले तो हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेज 1 की हम यहाँ पे पहले बात करेंगे। देखिए स्टेज 1 को जो बोला जाता है उसका नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या नाम होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, सुन लो, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं वर्धमान प्रतिफल। क्या कहते हैं? वर्धमान प्रतिफल। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो क्या होता है भैया, जो टीपी आपका है वो हाई होता है, ठीक है, और जो मार्जिनल प्रॉफिट है, टीपी मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ता है, और जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो भी आपका इसी वजह से बढ़ता है। टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और मार्जिनल प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होने तक बढ़ेगा जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेज का नाम जो है वो क्या है? स्टेज 1 का जो नाम है वो क्या नाम है? आपने कहा भैया इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। क्या नाम है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। आप अगर लिखते जा रहे हो ना तो लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जा रहे हो तो भैया लिखते चले जाओ, अगर नहीं लिख रहे तो फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप हमें बताना, ठीक है, और हम बाद में बात करेंगे नोट्स के बारे में। पहले यहाँ पर सुन लो, इसको पहले कवर कर लो। देखिए स्टेज 2 की अब बात कर रहे हैं भाई। स्टेज 2 में क्या है? स्टेज 2 का जो नाम होता है वो होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या नाम होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, और इसको भैया रेशनल कहते हैं, है ना। रेशनल स्टेज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल स्टेज। अच्छा, क्यों कहा जाता है? अब सुनो, रेशनल स्टेज भैया स्टेज 2 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो इसका बढ़ता है ना, टोटल प्रॉफिट इसमें बढ़ता है, और जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो मेरे भाई घटता है। घटता तो है लेकिन ये होता पॉजिटिव है ना। कैसा होता है? होता ये पॉजिटिव है लेकिन घटता है, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, घटता जाएगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव, माइनस में कभी नहीं जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, है ना। ये स्टेज 2 का नाम क्या है? एक और डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसको बोलते हैं, यानी कि ह्रासमान प्रतिफल। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो बेस्ट यूटिलाइजेशन की यहाँ पे बात होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे टीपी बढ़ेगा और एमपी जो है वो घटेगा, है ना। और ये कब तक? जब तक भैया ये चीज़ें जो हैं वो सब कुछ हो जाए लेकिन प्रॉफिट वो रहेगा आपका किसमें? पॉजिटिव में रहेगा। अब सुन लो यहाँ पे, अब स्टेज 3 भी समझ लो, पहले इसको समझ लो। देखिए क्वेश्चन इतना ही आएगा आपके एग्जाम में कि स्टेज 1 का नाम क्या है, स्टेज 2 का क्या है, स्टेज 3 का है क्या नाम है, ठीक है। परेशान मत होना, हमने सब चीजें देख ली हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एमपी है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। टोटल प्रॉफिट मैंने भी बताया था बढ़ेगा, है ना। जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो घटेगा लेकिन रहेगा भैया पॉजिटिव में, ठीक है, रहेगा किसमें? पॉजिटिव में रहेगा। तो यही एक कारण है कि इसमें पॉजिटिव में रहता है, तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज इसमें होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल से समझा लो। देखो भैया ऐसा करेंगे, जैसे हम छोटा सा काम है हमारा कोई, ठीक है, छोटा सा कोई काम है, उसमें अगर हमने 10 मजदूर लगा दिए, ठीक है, जरूरत थी हमें कितने की? मतलब 5 से एटलीस्ट काम हो सकता है, 10 लगा दिए तो फिर क्या होगा? भीड़ भाड़ हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपस में वही कहेंगे कि भाई देखो वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, तो काम चोरी हो जाएगा या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से क्या है कि भाई 5 मजदूर अगर आपने लगाए परफेक्ट काम के लिए, तो ना भीड़ है भैया ना कमी है, तो बेस्ट आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यानी कि आप जो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे वो बेस्ट तरीके से आप यूज़ करेंगे। 7 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। देखो जितना जरूरी था मैंने आपको बताया, अब और ज़्यादा चीज़ें जोड़ने से कोई फायदा है नहीं इसमें, ठीक है। एमसीक्यू एग्जाम है तो जितनी चीज़ें जरूरी हैं वो हमने आपको बताई। स्टेज 3 मैंने आपको नहीं बताई, अभी सुन लो,
है ना। स्टेज 3 और सुन लो। देखिए स्टेज 3 का जो नाम होता है वो नाम होता है नेगेटिव रिटर्न्स। क्या नाम होता है? नेगेटिव रिटर्न्स। अच्छा, नेगेटिव रिटर्न्स होगा तो ध्यान रखना जो एमपी है ना, उसमें तो एमपी किस में था? आपने कहा पॉजिटिव में था, लेकिन इसमें जो एमपी है वो पॉजिटिव में नहीं होगा, वो आपका नेगेटिव होगा। किसमें? स्टेज 3 की बात कर रहे हैं जिसका नाम ही नेगेटिव रिटर्न्स है। तो एमपी जो है मतलब मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो आपका नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब मार्जिनल प्रॉफिट अगर नेगेटिव में होगा तो जो टोटल प्रॉफिट है ना, जो टोटल प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली घटेगा, है ना। तो उत्पादन के लिए ये चरण जो है वो सबसे ज्यादा अकुशल चरण माना जाता है, बेकार चरण इसको हम मानते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहां सुन लो 7 नंबर एमसीक्यू की कि जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो क्या दर्शाता है। आइसोकॉन्ट कर्व की अगर हम बात करें तो भैया ये दर्शाता है आपका समान उत्पादन। कैसा दर्शाता है? समान प्रोडक्शन जो है आपका दर्शाता है। कैसे? एक्सप्लेनेशन के साथ जरा हम कवर कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि आइसोकॉन्ट क्या दर्शाता है, तो भैया सेम आउटपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखना आउटपुट हमारी सेम आनी चाहिए, कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट कर दें वो अलग मैटर है, लेकिन जो आउटपुट है वो सेम रहना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से, जैसे हमने क्या किया, 2 मशीन और 4 मजदूर, है ना, 2 मशीन और 4 मजदूर हमने काम पे लगाए। ठीक है, तो उससे जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 यूनिट का। कितना हुआ? 100 यूनिट का। अब हमने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया, अभी हमने 2 मशीन और 4 मजदूर का बनाया। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भैया, 2 की जगह 4 मशीनें कर दें और 4 की जगह 2 मजदूर कर दे। ठीक है, लेकिन हमारा आउटपुट रहा 100 ही यूनिट, है ना, मतलब आउटपुट हमारा सेम रहेगा। आउटपुट कितना है? 100 तब था 2 मशीन और 4 मजदूर पर, और 4 मशीन 2 मजदूर पर हमारा आउटपुट 100 यूनिट ही रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सेम आउटपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने हैं लेकिन आउटपुट हमें सेम मिला है। ठीक है, तो ये होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे। एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख देना भाई साहब, ईमानदारी के साथ लिख देना। और ठीक है, एक्सपेंशन पाथ क्या दर्शाता है बताओ। एक्सपेंशन जो पाथ आपका दर्शाता है वो दर्शाता है भैया मिनिमम कॉस्ट पाथ, है ना, मिनिमम कॉस्ट पाथ। अब आप कहेंगे ये क्या है, सुन लो, देख लो भाई। मिनिमम कॉस्ट पाथ होता है भैया, कॉस्ट मतलब लागत, और ऐसा रास्ता, मिनिमम मतलब सबसे कम, और ऐसा रास्ता कि भैया जिसमें कम खर्च हो, कम लागत लगे, है ना, कम लागत लगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेंशन पाथ क्या है। आपने कहा ये मिनिमम कॉस्ट यानी कि मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन को जोड़ता है। मतलब हर लेवल पर सबसे सस्ता तरीका चूज करना। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप एम्प्लॉय रख रहे हो, है ना, या फिर आप रेंट वाला, मतलब रेंट वाली बात हो, या कोई भी बीमा वाली बात हो, हर तरीके से आप क्या करेंगे, सस्ता तरीका चूज करेंगे। ठीक है, अब 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपके डिस्प्ले पर रहेगा। रिटर्न्स टू सेल से आपको मिलेगा, स्केल से मिलेगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आउटपुट कैसे बदलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आउटपुट भैया कैसे बदलेगा, तो ये आउटपुट आपका बदलेगा मेरे भाई कैसे, अधिक प्रोपोर्शन से, है ना, अधिक प्रोपोर्शन से। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं, यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम चीजें समझ में आएंगी हमें। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटपुट बिहेवियर जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटपुट बिहेवियर क्या है। सुनेंगे, इनपुट से ज्यादा तेजी से आउटपुट बढ़ता है ना, इनपुट से ज्यादा तेजी से आउटपुट बढ़ता है। जैसे इनपुट अगर 2 गुना है तो आउटपुट कितने गुना होगा, आपने कहा 3 गुना होगा। तो ये जो बढ़ेगा तो इसको कहेंगे भैया, क्या कहेंगे कि अधिक प्रोपोर्शन से जो है ना, इनपुट से ज्यादा आउटपुट जो है अधिक प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, इसलिए इसी को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में इसको रखा गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की हमने यहाँ पे बात करी थी। तो ये जो स्टेज होती है, अभी हमने आपको बताया था स्टेज 1 की यहाँ पे बात हो रही, और स्टेज 1 में हमने समझा था कि जो आपकी टोटल प्रॉफिट है वो आपकी बढ़ती है ना, और जो आपकी मार्जिनल प्रॉफिट है वो बढ़ती है, तब तक बढ़ती है भैया जब तक मार्जिनल प्रॉफिट मैक्सिमम ना हो जाए। ये बात हम समझ चुके हैं। और स्टेज 1 का नाम था आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वर्धमान प्रतिफल। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 10 नंबर एमसीक्यू की। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अगर छोटी हो जाए एवरेज कॉस्ट पर से, है ना, तो फिर क्या होगा, होने पर एवरेज कॉस्ट क्या करेगी बताओ। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से छोटी हो जाए तो फिर एवरेज कॉस्ट क्या करेगी, ये आपको बताना है। तो भाई साहब ये जो है वो घटेगी, है ना, क्या होगा, ये जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो घट जाएगी। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से छोटी हो जाए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो एवरेज कॉस्ट घट जाएगी मेरे भाई। क्या होगा, घट जाएगी। कैसे, अब यहां देखते हैं वो कैसे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का इफेक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल एवरेज से कम है। मार्जिनल कैसा है, मार्जिनल भैया एवरेज से कम है, कम है, तो एवरेज का है भैया नीचे आएगा। ठीक है, एवरेज कहाँ, नीचे आएगा। और एवरेज अगर 60 है, देखो यहाँ पे एवरेज अगर 60 है और नया वैल्यू 40 आया है, तो एवरेज क्या हो गया, आपने कहा एवरेज घट गया है
है ना। देखो 60 का एवरेज ज़्यादा आएगा, 40 का एवरेज कम आएगा, 20 का और कम आएगा, और 80 का भाई ज़्यादा आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। 11 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि एएफसी का शेप कैसा होता है ना। अच्छा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपको पहले ये भी पता होनी चाहिए भाई। प्रति इकाई उत्पादन की वह स्थिर लागत है ना। पहले तो इसको समझो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपने कहा औसत निश्चित लागत कहते हैं। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कहते हैं, आपने कहा निश्चित लागत कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को, तो मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं सीमांत लागत। क्या कहते हैं, सीमांत लागत। अच्छा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कहते हैं, औसत निश्चित लागत। क्या कहते हैं, औसत निश्चित लागत कहते हैं। अब सुन लो, जो प्रति इकाई उत्पादन की, यह प्रति इकाई उत्पादन की वह स्थिर लागत होती है मेरे भाई, जो कुल निश्चित लागत यानी कि टीएफसी, कुल निश्चित लागत को उत्पादन की जो कुल मात्रा है भैया, उससे विभाजित करने पर हमें प्राप्त होती है। यानी कि टीएफसी को अगर हम कुल जो मात्रा है हमारी क्यू, उससे हम डिवाइड करें तब हमें ये प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, आपने कहा एएफसी प्राप्त होगी मेरे भाई, समझ गए। तो बताओ इस क्वेश्चन का पहले राइट आंसर बताओ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है वो कैसा होता है। तो आपने कहा भैया डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। समझ लो कैसे। देखिए एएफसी जो है फिक्स्ड कॉस्ट बटे क्या है, कॉस्ट मतलब यहाँ क्वांटिटी है क्यू, आउटपुट अगर बढ़ेगा तो एफसी घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि देखो एफसी बटे क्यू यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू अगर बढ़ गया, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 5 बटे, अब यहाँ क्यू की जो वैल्यू हमने अगर 6 कर दी, अगर क्यू की वैल्यू हमने 6 कर दी तो बताओ एएफसी क्या है, आपने कहा कम हो जाएगा। और अगर क्यू की जो वैल्यू है वो हमने कम कर दी तो फिर क्या होगा, आपने कहा जो टोटल एएफसी है वो यहाँ पे इस कंडीशन में बढ़ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू है, अगर क्यू की वैल्यू बढ़ रही तो जो टोटल एएफसी है वो क्या होगा, तो भैया टोटल एएफसी घट जाएगा। और अगर क्यू की वैल्यू कम हो रही तो फिर एएफसी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब क्यू आउटपुट बढ़ेगा तो एएफसी घटेगा, इसलिए कर्व जो है वो लगातार नीचे जाता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना। एफसी कितना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1000 है। 10 यूनिट अगर हम देखें तो उनकी एफसी भाई साहब 100 हो गई, है ना। उनकी कितनी हो गई, 100 क्यों हो गई, क्योंकि 1000 बटे 10, तो यहाँ पे हमने डिवाइड लगाया तो आई अपनी कितनी, आपने कहा भैया 100 आ गई। तो एएफसी कितनी आ गई भैया, ये आ गई आपकी 100, है ना। एएफसी कितनी आ गई, 100 आ गई। तो 20 यूनिट की कितनी आई, आपने कहा भैया 50 आ गई। ठीक है, यानी आउटपुट अगर हम बढ़ा दें, 20 यूनिट में अगर देखें आउटपुट बढ़ा दें तो कॉस्ट पर यूनिट घटा है ना। 10 यूनिट पे कितना था, एएफसी 100 था, और 20 यूनिट पे देखो 50 हो गया, घटा है ना कि नहीं घटा है। तो ये क्या है भैया, टोटल घटा है। तो इस हिसाब से हम समझ गए कि नहीं समझे। अब 12 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है, डिस्प्ले पर रहेगा। यदि टोटल कॉस्ट 2000 और आउटपुट 100 यूनिट है, टोटल कॉस्ट कितनी है 2000 और आउटपुट 100 यूनिट है, तो एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी, बताओ एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी। एवरेज कॉस्ट की हमने अभी बात की थी कि जो 2000 है इसमें हम डिवाइड लगाएंगे 100 का, है ना। तो एवरेज कॉस्ट रहेगी हमारी 20। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। चलेंगे अब यहाँ पे देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको हमने क्यू से, क्वांटिटी से डिवाइड लगाया तो हमारा आंसर आया 20। उम्मीद करेंगे ये बात आपने समझी होगी। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कुल खर्च है 2000, 100 यूनिट बने तो 1 यूनिट की कॉस्ट सिंपल सी बात है 20 रुपये होगी, है ना। 1 यूनिट की कॉस्ट सिंपल सी बात है 20 रुपये होगी। अब 13 नंबर का एमसीक्यू समझ लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है भैया। दूसरे नाम की अगर बात कर लें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। अब आप कहेंगे भैया डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो स्टेज 2 का नाम था। किसका नाम था, स्टेज 2 का। अच्छा, स्टेज 2 के बारे में आपको एक और बात पता थी, इसको कहते थे भैया रेशनल स्टेज। क्या कहते थे, रेशनल स्टेज इसको कहा जाता था। अच्छा, एक और बात हमें बताओ, रेशनल स्टेज के साथ ही साथ आपको एक बार बात पता होनी चाहिए इसकी स्टेज 2 के बारे में। क्या पता होनी चाहिए कि जो टीपी है यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ता है ना। टोटल प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। सुनना बात, देखो मैंने आपको बताया था स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में भी जो आपका है टोटल प्रॉफिट बढ़ता था, स्टेज 2 में भी टोटल प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है ना। स्टेज 3 जो आपका नाम, जिसका नाम था नेगेटिव रिटर्न्स, तब जाकर के टीपी घटना शुरू होता है। तो ये 2 तक तो बढ़ता ही है ना, स्टेज 1 स्टेज 2 तक बढ़ता है, स्टेज 3 में घटना शुरू होता है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैक्सिमम माफ करना मार्जिनल प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात कर लें तो मार्जिनल प्रॉफिट इसमें बढ़ता है, किसमें, स्टेज 1 में। स्टेज 1 में मार्जिनल प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन स्टेज 2 में मार्जिनल प्रॉफिट घटता है। घटता जरूर है लेकिन रहता पॉजिटिव है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
रहता पॉजिटिव है, लेकिन स्टेज 3 में क्या होगा, जब टोटल प्रॉफिट ही घट जाएगा तब फिर मार्जिनल प्रॉफिट इसमें नेगेटिव चला जाता है। नेगेटिव किस में जाता है, जिसका नाम ही नेगेटिव है, नेगेटिव रिटर्न्स की मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब आपको बातें क्लियर हो गई कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न्स का दूसरा नाम है। लॉ ऑफ रिटर्न्स को ही इसको हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, और स्टेज 2 का नाम है, इसको रेशनल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट बढ़ता रहता है। एक चीज सुन लो कि भाई डिमिनिशिंग मतलब जब एक्स्ट्रा इनपुट भी लगा देंगे, है ना, एक्स्ट्रा इनपुट भी लगा देंगे तब क्या होगा, आउटपुट जरूर भैया बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम स्पीड से बढ़ेगा। इस चीज को सुन लो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दूसरा नाम क्या था, तो हमने बता दिया कि डिमिनिशिंग स्टेज है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है जब एक्स्ट्रा इनपुट से आउटपुट कम रेट से बढ़ता है। मतलब जो डिमिनिशिंग है भैया, हमने एक्स्ट्रा इनपुट लगा दी, है ना, एक्स्ट्रा आदमी हमने कहीं पे लगा दिए कोई काम में, लेकिन जो आउटपुट है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है बहुत स्लो गति से। ठीक है, तब हम इसको कहते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसको हम कहेंगे, जब एक्स्ट्रा इनपुट से आउटपुट कम रेट से बढ़ता है। अब यहाँ एग्जांपल के साथ समझ लो तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। चलेंगे, एक मजदूर 10 यूनिट दे रहा है, 2 मजदूर से 25 यूनिट निकल रहा है, 3 मजदूर से 35 यूनिट निकल रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रहा है, बस यही चीज है ना। 14 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है, किस स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी है वो मैक्सिमम होता है। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट जो है टीपी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैक्सिमम किस स्टेज में होता है, तो मैक्सिमम जो होता है भैया स्टेज 2 में, है ना, स्टेज 2 में मैक्सिमम आपका होता है, और जो आपका फिर घटना स्टार्ट हो जाता है ना, स्टेज 1 में भी बढ़ता है, स्टेज 2 में भी बढ़ता है, और स्टेज 3 में जब ये आएगा तो फिर ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलेंगे, अब यहाँ पे समझ लीजिए, जो टोटल प्रोडक्ट है या फिर टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ता रहता है स्टेज 2 तक। ठीक है, स्टेज 3 में जब भी आएगा तो टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम टीपी अगर देखें तो एंड ऑफ स्टेज 2 तक रहता है। ठीक है, 5 मजदूर तक प्रोडक्शन बढ़ा है, 6 मजदूर पर हाईएस्ट हुआ है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद भैया गिर गया है ना, उसके बाद जो है वो गिर गया है। माफ करना, मैं बार बार टोटल इसको मैं टीपी को जो बोल रहा था वह टोटल प्रॉफिट बोल रहा था, बल्कि इसका नाम पूरा टोटल प्रॉफिट है, इस चीज को ध्यान रखना। 15 नंबर एमसीक्यू की हम यहाँ पे बात करेंगे। आइसोकर्व जो कर्व है कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि डिफरेंट जो आउटपुट होते हैं वो डिफरेंट आउटपुट लेवल की वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं करते। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। हर आइसोकर्व अलग आउटपुट दिखाता है ना, अगर इंटरसेक्ट करेगा सेम पॉइंट पे तो भैया ये 2 आउटपुट वहां से पॉसिबल है ही नहीं, है ना, 2 आउटपुट वहां से पॉसिबल है ही नहीं। देखो यहाँ एग्जांपल से समझ लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक कॉम्बिनेशन से 100 यूनिट और 200 यूनिट दोनों फिर नहीं बन सकते, है ना, दोनों चीजें नहीं बन सकती मेरे भाई। चलेंगे, 16 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। भाई साहब एक और बात बताना चाहेंगे, हमारे भाई बहन ऐसे होंगे कुछ जो नोट्स नहीं बना पाते, है ना, उनको लगता है कि भाई अब टाइम बहुत कम बचा है, अब इतने टाइम में क्या ही हो सकता है, हम नोट्स कैसे कवर कर पाएंगे। तो भाई साहब उनके लिए व्यवस्था है, एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम मात्र 100 रुपए में देते हैं, बहुत ज्यादा हाई हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, मात्र 100 रुपए में, और जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं। जो अपनी 4 यूनिट हैं उनकी पूरी क्लास रहती है अपनी, प्लस में एक हम आपको मैराथन के जो नोट्स हैं वो देंगे, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसमें एमसीक्यू, स्पष्टीकरण, है ना, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल जो आप ये यहाँ समझ रहे हैं। और सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप क्लास के अपने नोट्स हैं, अगर आपके पास देखो टाइम है तो फिर आप अपना बना लो। ठीक है, मैं यही कहूंगा, है ना, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स हैं वो बढ़िया होते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेम यही नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 92 36 32 63 96, इस व्हाट्सएप पर आप हमें नोट्स के लिए आप हमसे कह सकते हैं और आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ 16 नंबर का एमसीक्यू समझ लो। भाई बताओ, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का अर्थ क्या है, बताओ। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का आपको अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है मेरे भाई कॉस्ट का बढ़ना। क्या होता है, कॉस्ट का बढ़ना होता है। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए, फर्म बहुत इससे बड़ी हो जाती है, और फर्म अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर वहाँ मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी, इनसफिशिएंसी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए कॉस्ट क्या है भैया, वहाँ बढ़ जाएगी, वहाँ लागत आपकी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा, फिर तो गलतियां बढ़ी तो खर्च भी बढ़ जाएगा, है ना, गलतियां अगर बढ़ गई तो खर्च भी बढ़ जाएगा मेरे भाई। 17 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा, आपको बताना है भाई। देखिए, रिटर्न्स टू स्केल में जो कॉन्स्टेंस रिटर्न टू स्केल है उसका
क्या अर्थ होता है भाई, उसका अर्थ आपको बताना है। तो उसका अर्थ होता है कि इनपुट बढ़ने पर आउटपुट समान अनुपात में बढ़ता है ना। समान अनुपात में कैसे बढ़ेगा, देखिए इसको हम किस तरह से लिंक करते हैं चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांस्टेंट रिटर्न्स का मीनिंग क्या है। सिंपल सी बात है। तो कांस्टेंट मतलब सेम प्रोपोर्शन तरीके से बढ़ जाए। सेम प्रोपोर्शन मतलब 10 का 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का 10,000 हो जाए। तो मतलब इनपुट जितना बढ़े आउटपुट भी उतना ही बढ़ जाए, लेकिन एक रेशियो के साथ। कैसे, देखिए इनपुट दोगुना हो गया तो आउटपुट भी दोगुना हो गया, ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली सेम। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, यही जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, घुमा के चीज़ें यहाँ पे पूछते हैं। तो मैंने एक एक बात आपको बताई है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के भैया हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल भी करा देंगे। जिस तरह हमने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल कराए थे, तो पहले हम क्या देंंगे, आपको फॉर्मूला दे देंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसके बाद हम आपको वो दे देंगे मतलब जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अगर कोई भाई बहन हमसे नोट्स अगर लेते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको न्यूमेरिकल दे देंगे, ठीक है। तो परेशान होने की मेरे भाई जरूरत नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लें। बहुत तगड़े अंदाज में हमने, पूरी थ्योरी थी तो उसमें तो थ्योरी समझाई थी, इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल थे, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भाई संपूर्ण न्यूमेरिकल वाली क्लास हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू एग्जाम हुआ तो क्या हुआ, है ना, क्वेश्चन तो बनेगा ना। और भाई थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक बात हमने आपके माइंड में फिट कराई है, बहुत तगड़े तरीके से चीज़ें क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट भी हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। 4 यूनिट हमने आपको पढ़ा दी, बस रह गई आपकी मैराथन क्लास। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने बीकॉम से। जिन लोगों ने बिल्कुल फोकस के साथ वीडियो को देखी होगी उनको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्द हम 4 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, है ना। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है कि सारी क्लास आ भी चुके होंगे। मात्र एक क्लास में हम 1 यूनिट को कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास मेरे भाई नहीं होती है। बताना जरूर क्लास आपको कैसी लगी। अगर चीज़ें कम समझ में आई हैं तो आप हमें बताना, ठीक है, बताना, तो फिर हम न्यूमेरिकल अलग से आपको करा देंगे, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो आपका सब्जेक्ट है माइनर, उसकी भी क्लास अपने परिवार एमएसएम पर जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी हर विषय की हम आपको मैराथन देंगे, है ना। विश्वास रखना अपने भाई पर, एक एक चीज़ तोड़ करके रख देंगे। और जिन लोगों ने हमसे पहले पढ़ा था उनको इस बात का आइडिया होगा कि भैया सीधे सीधे एग्जाम में चीज़ों को फंसा के दिखाते हैं, है ना। बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, दोस्तों को शेयर कर देना जो परेशान हो रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे राधे। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख के जाना। राधे राधे, सीताराम।